अमेरिका का कदम ये कितना जायज है, इस पे सवाल उठ गया है, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, यूरोपियन यूनियन, ये सब तो अब प्रश्न चिन्ह लगा ही रहे हैं और इन्होंने कड़ी निंदा की है। लेकिन सर, आपने ये बात की कि विपक्षी पार्टी अब डोमिनेट करेगी वहां पर, तो उनके उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स, इनके हाथ में अगर कमान आई, जो कि संभवतः है ही, तो फिर ये वहां पर ये विपक्षी पार्टी की नेता मारिया कोरिना मचाडो, इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला था 2025 के लिए। और ये तो ट्रम्प के इस कदम से बहुत खुश हैं। वो तो खैर उन्होंने प्रॉपरली बोला भी है कि ट्रम्प का ये कदम तो बहुत ही सराहनीय है। अब मादुरो के ऊपर आरोप क्या थे? ड्रग्स की तस्करी का। ये फेंटेनिल और कोकीन जैसे नशीले पदार्थ अमेरिका में सप्लाई करने का आरोप डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बार लगा चुके हैं। तो एक तो ड्रग्स की तस्करी, उसको बोल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से हथियार स्मगल करते थे। और दो आतंकी संगठन है, उसमें से एक संगठन तो ट्रम्प खुद बोलते हैं कि वो संगठन खुद मादुरो के नेतृत्व में चलता था, और तानाशाही शासन था, जो गलत तरीके से इलेक्ट होकर आए थे। ये सारे उन्होंने आरोप लगाए। तो आप ये क्या बोल रहे हैं, जो सारे आरोप हैं इनको आप रखो साइड पे, असली खेल हो गया मिनरल्स का और एनर्जी का। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। देखिए, आपको याद होगा इराक, जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, वहाँ की जनता तो उनसे खुश थी, है ना। उसके बावजूद हमने ये देखा, ये कहा गया, एक पूरा तंत्र बनाया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला चला गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं लोगों की चलती है। आपको इसलिए बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद रखना जो है, कम से कम मैं तो नहीं रखता हूँ वो, है ना। अब वहाँ उन्होंने ये कहा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। युद्ध खत्म हो गया, इराक ध्वस्त हो गया, वहां की तेल की संपदा के ऊपर पश्चिम की कंपनियां वगैरह सब जाके हावी हो गए, सद्दाम हुसैन चले गए। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, खुद माना अमेरिका ने, खुद माना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने, जो सबसे आगे थे सबके अंदर। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये अब अगर अमेरिका भी ये कह रहा है नारकोटिक्स का मसला, ड्रग्स का मसला, अमेरिका में कानून है, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है उनकी, उसने कहा है कि ये साहब इनकी इसमें जो है ये दखलंदाजी है कि, और ये इसमें काफ़ी आगे हैं। इसीलिए उसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने मिनिस्ट्री ऑफ वॉर यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को उनको बोला, आप जा करके ये उनको पकड़ के लाइए। तो ये सब तो देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें बना दी जाती हैं, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हकीकत ये है कि अगर वेनेजुएला के अंदर तेल नहीं होता, अमेरिका उधर झांक के नहीं देखता। अमेरिका को कोई मतलब नहीं था वहां क्या हो रहा है, किसी भी देश को कोई मतलब नहीं होता। अब उनका दुर्भाग्य, सौभाग्य कि कुदरत ने उनको इतना तेल दिया, लेकिन उनका दुर्भाग्य वही तेल की वजह से इराक में हुआ जो कुछ हुआ था, वेनेजुएला में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और अगर कल को आने वाले समय के अंदर ये भी हो सकता है कोई ऐसा देश हो जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हों, या कोई ऐसा देश जिसके पास कोई चिप बनाने की बड़ी वो, जैसे तैवान है। तैवान जो है चिप्स बनाने में वो वर्ल्ड की सुपर पावर है। अब चीन की निगाह तैवान पर लगी हुई है। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, कब को किस अधिकार से आप चीन को रोकेंगे या उसको भाषण देंगे या लेक्चर देंगे? तो देखिए, एक चीज हमको समझनी होगी, खासतौर से हमारे भारत को हमको समझनी होगी। दुनिया के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ बचपन से एक कहावत सुनते आए, जिसकी लाठी उसी की भैंस। उस समय हमें लगा, इस पे हमने ऐसे भी लिखे थे स्कूल में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात है, पता नहीं किसने कब लिखी और इसको कॉइन किया था। लेकिन हकीकत ये है कि थोड़ा क्रूड सा लगता है, आम आदमी का फोक पासा है कि आप जिसकी लाठी उसी की भैंस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, महा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, महाकूटनीति के स्तर पे हो, या छोटे से किसी गांव में भारत या बांग्लादेश इंडोनेशिया में हो, रूल यही है, जिसके पास ताकत है उसी की चलेगी। और वही व्यवस्था जो बनाएगा, उस व्यवस्था को कमजोर व्यक्ति, कमजोर राष्ट्र, कमजोर समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से आज भी 2025 में, जबकि हम अपने को एआई और सिविलाइज मानते हैं, हकीकत यह है कि कुल मिलाकर के उसके कोर में, उसकी जड़ में यही है, जिसके पास ताकत है उसके जो मर्जी आए कर ले, यूनाइटेड नेशंस बनाते रहिए, कोई इसकी परवाह नहीं करता। तो आपने खुद अभी बोला कि 2010-2019 के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत तेल इंपोर्ट भी करता था। करीब करीब जहां तक मैं पढ़ पाया, उसमें 10% वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट होता था, जो फिर 2020 में ये अमेरिका ने वहां पर पाबंदियां लगा दी थी, तो फिर हमने भी उनसे ये आयात करना बंद कर दिया। लेकिन सर, अभी हाल फिलहाल में ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि फिर से वेनेजुएला की मार्केट हमारे लिए ओपन हो रही थी। अभी उनकी खुद उपराष्ट्रपति यहाँ पर आई थी भारत में, और उन्होंने बड़े बड़े एनर्जी कंपनियों के साथ बैठक भी की थी, उनके प्रतिनिधियों के साथ। तो वो वाली डील भी अब खटाई में चली जाएगी, और जो इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी वेनेजुएला में, अब वो फिर से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो मेजर तो एनर्जी है ना, जहां से मिले सस्ता हमारे लिए वही बेहतर। ये तो फिर डोमिनेंस हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह, फिर नहीं उनकी बात नहीं माननी पड़ेगी। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी रीडिंग थोड़ी अलग है।
एक तो बात यह है कि हम भारत में हम लोगों का थोड़ा, हम लोगों को सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। वेनेजुएला में जो हो रहा है उसको लेकर के बहुत सिद्धांतों की नज़र से, मोरालिटी के हिसाब से हम देखें तो ऐसे दुनिया नहीं चल रही है। हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ पिछले दिनों, हमने देखा आजकल वहाँ क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस है नेपाल में क्या हो रहा है। इस सब के पीछे बड़ी ताकतें हैं, हम सब जानते हैं, है ना। प्रश्न इस बात का है कि वेनेजुएला जो है, हमारी ऑयल कंपनी, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट करने वाली हो या ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन की कंपनियां जैसे ओएनजीसी विदेश, हम वेनेजुएला की जो जियोलॉजी है, हम उसका लैंडस्केप है, हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमको, अब चूंकि अमेरिका पहले हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, सैंक्शंस लगा, अब वो तो गई, खत्म हो गई। खुद ट्रम्प साहब ने कहा है हमारी कंपनियां जा करके वहां भारी निवेश करेंगी। खुद ट्रम्प साहब ने कहा है कि पहले वहां जो तेल की खोज हुई थी 1918 में, वो ब्रिटेन की कंपनी ने करी थी। उसके बाद वहां विकास जितना वो अमेरिकी कंपनियों ने किया था, उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण हो गया और वहां पे पीडीवीएस से जो है सर्वे सर्वा बन गई, जो वहां की सरकारी कंपनी थी। अब जो है अमेरिका, अब वहां अमेरिकी कंपनी जाएंगी, जाहिर है बाजार को खोलेंगे, जाहिर है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट लाइक माइंडेड कंट्रीज के उनको उनको आकर्षित करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो कुछ वहां हुआ उसको अलग छोड़ दीजिए, मैं उसका समर्थन, या क्या है भारत की क्या नीति है, भारत सरकार ने उस पर वक्तव्य दे दिया है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरे हिसाब से यह है कि वेनेजुएला अब आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्रधानमंत्री गुयाना गए थे, हमारे प्रधानमंत्री इसलिए गुयाना गए थे कि गुयाना के अंदर तेल के भारी भंडार मिले हैं और हमारी कंपनियां वहां पे हिस्सेदारी ढूंढ रही हैं, इसीलिए गए थे वहां पे वो। अब मुझे लगता है वेनेजुएला, चूंकि अमेरिका वहां पे अब चला ही गया, कुल मिलाकर के अमेरिकी कंपनियां वहां जानी जानी है, पश्चिम की और कंपनियां में जाएंगी, हमारे लिए भी मौका है। हम ये वेनेजुएला को समझते हैं, हमें जाकर के जहां तक संभव हो सके हमारी कंपनियों को तेल के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। जरूरत हो अमेरिका की कंपनियों के साथ हाथ मिलाएं, पश्चिम की कंपनियों के साथ हाथ मिलाएं, जहां तक वो अकेले जाएं। उसके अलावा ये है, चूंकि अब वहां सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी, तो अभी तक जो हम तेल जो वहां से अगर आगे संभावना बढ़ती है तो हम तेल वहां से आयात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अमेरिकी कंपनियां लगी, मुझे लगता है एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का, आज वेनेजुएला की जो उत्पादन है वो 9 लाख बैरल है। मेरा मानना है एक साल के अंदर उसका जो उत्पादन है वो 30 लाख बैरल हो जाएगा, एक साल के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फास्ट डेवलप हो जाएगा क्योंकि वो सारी ऑयल फील्ड वो हैं जो डिस्कवर्ड है, पता है यहाँ तेल है, एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन शुरू करना है। तो एक साल के अंदर वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेल बाजार में उपलब्ध होगा। चूंकि हमारी रिफाइनरी उस तेल को, बहुत कम रिफाइनरी है जो उस हैवी ऑयल को प्रोसेस कर पाती हैं, चीन में है, भारत में और अमेरिका में। तो हमें आगे जाकर के वहां से तेल लेना चाहिए और अच्छे दामों पे लेना चाहिए, और साथ में जहां संभव हो हिस्सेदारी भी लेनी चाहिए। हमको प्रैग्मेटिक बनना पड़ेगा, हम बहुत भावुक हो जाएं, दुनिया ऐसे ही चल रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, दुनिया ऐसे चल रही है, हम पूरी दुनिया का ठेका लेकर के दुनिया को बदल देंगे। हम उसकी जगह हमारे राष्ट्र हित में क्या है, हमको कहाँ से सस्ता तेल मिलता है, कहाँ हमारी कंपनियां जाकर के निवेश करती है, हम उसमें जाएं। लेकिन जो और देश काम करते हैं, छोटे देशों में जाना, ये करना, हम वो नहीं करते। ये भारत गांधी और बुद्ध का देश है, हमने कभी नहीं किया और ना हम करेंगे और ना हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे लिए जहां तेल, चूंकि हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, हमारे यहाँ तेल की आज खपत 56 लाख बैरल प्रतिदिन है, आने वाले समय में 70 लाख बैरल प्रतिदिन होने वाली है। आने वाले 20-25 साल में हम लगभग 90 लाख बैरल तेल का कंजम्पशन यहाँ पे होगा, उसमें से अधिकांश हिस्सा 95% आयात होगा। हमको वो जगह चाहिए, वो देश चाहिए जिनके पास तेल है, हमसे उनको दोस्ताना के संबंध चाहिए, हमें वहां जाके निवेश करना है, हमसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमको करने हैं। हमने कुल मिलाकर के ये देखना हमारे राष्ट्र हित में क्या है, जिससे हम अपने देश के अंदर गरीबी को खत्म कर सकें। जो हमारी एनर्जी पॉवर्टी हमारे देश में काफ़ी है, काफ़ी लोगों के पास ऊर्जा नहीं है जितनी होनी चाहिए, हम उनको ऊर्जा दे सकें। हम अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 7% से 9% ले जा सकें, जिसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तेल और चाहिए, प्राकृतिक गैस और चाहिए। हमें अपने राष्ट्र हित को देखना है, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उस शिखर पर नहीं पहुंचे हैं जो दुनिया का ठेका हम ले सकें और दुनिया को भाषण दें। अपने राष्ट्र हित को देखो, जो हो रहा है हम ऐसा कभी नहीं करते, हम तो गांधी और बुद्ध के देश हैं। जो और देश करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से और कुल मिला के मोरालिटी के हिसाब से सही नहीं है। तो भारत तो ऐसा कभी करेगा नहीं, ना भारत ने इतिहास में कभी किया। लेकिन हमको अनसेंटिमेंटल होकर के हमारे जो राष्ट्रीय हित है, जहां तेल के भंडार हैं, जहां गैस के भंडार हैं, जहां अन्य खनिजों के भंडार हैं, वहां जाना चाहिए और उनको लेकर के आना चाहिए।